my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। और हाँ, तुम्हारा MCQ सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है। और हाँ, उसका ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कुछ इसके 15-20 क्वेश्चन करेंगे या फिर उससे ज़्यादा, मैंने गिने नहीं है, डाल दिए हैं। तो चलो आओ देखते हैं। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आता है। और पढ़ले.in पे तुमको नोट्स मिल रहे होंगे। ग्रेट, चलो देखते हैं। तुमको ड्रिल पता होगी, हम 3 वीडियो से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वीडियो बहुत पहले आया था, 2 इसके जस्ट पहले आए होंगे। तो हम यही ड्रिल कंटिन्यू कर रहे हैं तुम्हारे, कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुम एक बार खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद तुम सोल्यूशन देख लेना अपने हिसाब से। ग्रेट, चलो देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अर्थ? इनमें से कौन सा एज ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं लगेगा, तो इसमें तुमको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमको 4.6 मन में थोड़ा सा वो रहेगा, तो मिलियन और बिलियन में हो सकता है तुमको कन्फ्यूज़न हो। या फिर तुमको अगर बिलियन का पता है कि बिलियन ईयर्स पुराने ही है तुम्हारी अर्थ है, तो तुमको 4.6 और 13.7 में होगा। अब हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका आंसर है तुम्हारा सी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, NCERT का ही क्वेश्चन है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? ठीक है, अब याद करो, तुम्हारी बुक में एक टेबल बना हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है, जिसमें पीरियड अलग अलग लिखे हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है क्या? पढ़ते टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन जब NCERT में ही क्वेश्चन देखा तब समझ आया कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? इनमें से किस में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है तुम्हारा? ईऑन्स हो गया, पीरियड्स हो गया, एरा हो गया, एपोच हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा ईऑन्स में होता है। अब ईऑन्स तुम्हारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा 1 बिलियन ईयर के बराबर होता है। और ईऑन फिर तुम्हारा सब डिवाइडेड होता है तुम्हारे एराज में, और फिर जो एरा है वो फर्दर डिवाइडेड होता है तुम्हारे पीरियड, इपोज और स्टेजेस में। ठीक है, तो ये डिवीज़न तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पे तुम इसको एक बार पढ़ो और इससे समझ लेना एक चीज़ों को, और वो टेबल ज़रूर जाके देखना, क्योंकि वो तुम्हारे काम का है। ठीक है, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? इनमें से प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन सी प्रोसेस का रोल नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो एक बार पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ग्रेट, देखो, तो सोलर इवेंट्स, तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक बार जनरल पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसको बनता है वो सीधे कर लेगा, और जिसको नहीं बनता एक बार ऐसे ट्राई करो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पहले ऑप्शन को देख लो। एटमॉस्फेयर की बात चल रही है, तो एटमॉस्फेयर से किस किस चीज़ों को फर्क पड़ सकता है हम ये देख लेते हैं। सोलर इवेंट से पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। तुम्हारे डी गैसिंग से पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। डी गैसिंग, जब तुम्हारी अर्थ ठंडी होगी उससे वेपर्स निकलेंगे और वो तुम्हारे एक लेयर बनाएंगे गैस की, तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। और देखो, फोटोसिंथेसिस से पड़ेगा क्या? हाँ, तुम्हारा पूरा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो चेन है वो पूरा इस पर डिपेंडेंट है, तो इससे पड़ेगा। तो बचा क्या? डिफ्रेंसिएशन। एक तुम ऐसे निकाल सकते हो। और जिसको डिफ्रेंसिएशन याद है, हमने पढ़ा था, तुम्हारे जो अर्थ की लेयर्स है वो धीरे धीरे फॉर्म हुई थी। ठीक है, जो तुम्हारी जो लेयर में हुआ था, जो डेंसर चीज़ें थी वो अंदर चली गई थी। ठीक है, जो हैवी चीज़ें थी, डेंस चीज़ें थी, और जो लाइटर चीज़ें थी वो तुम्हारे अर्थ के ऊपर वाले एरिया में थी। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन वाली प्रोसेस थी, इससे तुम्हारा जो कोर मेंटल और ये क्रस्ट वाली जो पार्ट है, जो डिवीज़न हुआ है, वो इसी प्रोसेस से हुआ है। ठीक है, तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर हो गया, और अंदर की जो लेयर है, ठीक है, तुम्हारा जो ये तो ब्लू एटमॉस्फेयर हो गया, जो अंदर की लेयर है कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो ये जो तुम्हारी लेयर्स हो गई ये तुम्हारे डिफ्रेंसिएशन में आती हैं। तो डिफ्रेंसिएशन रिलेटेड नहीं था तुम्हारा। ठीक है, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट? ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है तुम्हारे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में तुम्हारे इनर प्लैनेट को डिनोट करते हैं? इनर प्लैनेट कुछ नहीं, तुम्हारा प्लैनेट्स को 2 तरीके से हमने डिवाइड किया था, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो इनर प्लैनेट कौन से थे? तो एक बार पॉज करो, आंसर दो, उसके बाद देखना सोल्यूशन। ठीक है, तो प्लैनेट बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, तो सन एंड अर्थ के बीच का ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा, प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। ठीक है, तीसरा, प्लैनेट इन द गैसियस स्टेट, प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट। तो प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट तो तुम्हारे 2 ही 3 हैं शुरू के। ठीक है, बाकी फिर अर्थ के बाद से फिर सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास सैटेलाइट है, तो ये वाला ऑप्शन तो बचा नहीं। गैसियस स्टेज में, तो गैसियस स्टेज में तो दूर वाले प्लैनेट्स हैं, तो इनर प्लैनेट्स होंगे क्या? नहीं, वो तो आउटर प्लैनेट्स है, इतना तो हमको भी पता है। सेकंड ऑप्शन देखो, प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब तुम मार्स को देखो, मार्स तुम्हारा छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो छोटे वाले जितने प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स में आते हैं। एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, नेपट्यून भी तुम्हारा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनर प्लैनेट्स में अगर तुम देखोगे
तो सारे प्लैनेट्स लगभग छोटे छोटे हैं, ठीक है, जिसमें लैंड है। तो तुम्हारा सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जितने प्लैनेट हैं वो तुम्हारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो तुमको ये फोटो से भी समझ आएगा, मैंने बताया था तुमको। ये छोटे तुम्हारे जो 4 हो गए, तुम्हारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये जो 4 प्लैनेट हो गए तुम्हारे सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में तुम्हारे इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट और इधर के बीच में जो तुम्हारे प्लैनेट्स हो गए ये 4, ये तुम्हारे आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है, जो गैशियस हैं, बड़े हैं साइज़ में, ठीक है। तो ये वाले हो गए। तो इसका आंसर तुमको मिल गया होगा, क्या था तुम्हारा, प्लेन बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अगला देखो, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट मतलब अभी के टाइम से, ठीक है, कितने टाइम पहले तुम्हारा ये हुआ था, लाइफ अपीयर हुई थी। तो तुमको अगर थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो इसका भी तुम्हारा ऐसा कोई तुक्का नहीं लगेगा। तो इसका भी तुम्हारा सीधे आंसर होगा डी, जो है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो। अच्छा, तुम ये याद रखना, इसके और अर्थ के फॉर्मेशन में कितना गैप है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों के उसमें माइनस कर सकते हो। एक बेसिक मैथ्स है, अगर तुमने कर ली तो तुमको आगे भी ये क्वेश्चंस में काम आ रही होगी, ठीक है। अगला देखो, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड इन, तुम्हारी फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, वाटर में, एयर में, प्लेन में, माउंटेन्स में। तो यार इसका आंसर तो कोई भी दे देगा, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज भी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है तुम्हारा वाटर में, क्योंकि सबसे पहले तो वाटर में ही आएगा ना, कोई भी रिएक्शन होगा तो सबसे पहले वाटर में ही होगा। तो इसका आंसर ए हो गया तुम्हारा वाटर। अगला देखो, वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं तुम्हारे वो रॉकी क्यों होते हैं। तो ये मैंने तुमको एक बहुत अच्छे डिटेल से समझाया था, एक बार यहाँ पे भी देखो। दीज प्लैनेट्स आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं साइज़ में। दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैस, ठीक है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखो छोटे प्लैनेट्स जो होते हैं उसमें ये हमने पढ़ा था कि वो एस्केपिंग गैस को नहीं रोक पाते, क्योंकि उनकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती छोटे साइज़ की वजह से। तो एक बी तो ऑप्शन सही हो गया। ए ऑप्शन भी देख लो एक बार, दीज प्लैनेट्स आर स्मॉलर, छोटे हैं इसलिए इनका क्या होता है कि जितना भी मटेरियल होता है इनके सरफेस में आके पूरा जम जाता है। अगर तुमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम पूरा चैप्टर जाके देखो, ठीक है, या फिर जिस लेक्चर में ये चीज़ है वो देख लो, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ समझ आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर सी है बोथ ए एंड बी। अगला देखो, वाटर वेपर एंड गैसेज इन एटमॉस्फेयर वेयर कंट्रीब्यूटेड बाय। जो वाटर, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है बेसिकली, वो किसकी वजह से बना, तुम्हारा मैग्नेटिज्म की वजह से, सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से, वॉल्केनिज्म की वजह से मतलब वॉल्केनो की वजह से, या तुम्हारा टेक्टोनिक मतलब जो भूकंप आया उसकी वजह से। तो एक बार पॉज करो, ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिज्म की वजह से तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तुम्हारे सिस्मिक एक्टिविटी से, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी मतलब वही तुम्हारे भूकंप वगैरह से रिलेटेड, तो इससे कुछ होगा क्या, नहीं, कुछ खास नहीं। वॉल्केनो से याद करो, जो वॉल्केनो से तुम्हारा इरप्ट हो रहा था, अर्थ गर्म थी, अर्थ का जो गर्मी थी वो कैसे निकल रही थी, तुम्हारे वॉल्केनोस के थ्रू जब इरप्ट होते थे। तो जब इरप्ट होते थे तो साथ में क्या निकालते थे, वाटर वेपर और गैसेस, ठीक है। तो तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, वॉल्केनो से बना है। वॉल्केनो की मतलब जो इरप्शन हुआ उससे जो गैसेस निकली उससे बना है, तो वॉल्केनिज्म से बना है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। ऐसे गैसेस निकलती थी और यही गैसेस तुम्हारे इसमें तुम्हारा वाटर वेपर भी होता था, अदर गैसेस भी होती थी, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड तुम्हारा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तुमको याद होना चाहिए तभी तुमसे बनेगा। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ए, जो कि है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये डेटा तुम याद रख सकते हो अगर तुमको नहीं पता था तो। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गिव द कोलिजन हाइपोथेसिस। इनमें से कौन से एक्सपर्ट ने कोलिजन हाइपोथेसिस की बात की थी, ठीक है। तो इमैनुअल कांट, लाप्लास और तुम्हारा कैम्बर्टन, ठीक है, कैम्बरलिन और तुम्हारा सर जेम्स एंड हेरोल्ड जाफरी, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा डी है। ये अभी यही तुम्हारा फैक्ट बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी थी क्या, मैं तुमको ये बता देता हूँ कि तुम्हारे अर्थ है ना, इससे तुम्हारा थोड़ा छोटे साइज़ का, तुम्हारे मार्स या थोड़े उसके आसपास के साइज़ का एक बॉडी टकराएगी, ठीक है, और उसके कोलिजन से वजह से तुम्हारे मून बनेगा और अर्थ बनेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी कोलिजन थ्योरी है कि अर्थ का जो शेप है वैसा और ये मून का, ठीक है। तो अब अगला देखो, हु सजेस्टेड दैट द अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। ये तो किसने सजेस्ट किया, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा ए, सर जॉर्ज, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि अर्थ और तुम्हारा जो मून है ये डम्बल शेप के बॉडी थे, और फिर जब रोटेशन हुआ तो रोटेशन की वजह से यहाँ पे इसमें जो फोर्स लगी तुम्हारी,
ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी उसकी वजह से ये तुम्हारे 2 प्लैनेट्स अलग अलग हो गए, और एक तुम्हारा अर्थ हो गया, ये मून हो गया। और ये तुम्हारा मून था, ये कौन से पार्ट से निकला था? जो पैसिफिक ओशन में तुम्हारा जो गैप दिखता है गड्ढा टाइप से, वहाँ से ये तुम्हारा निकला था, ऐसा उनका बोलना था। ठीक है, ये थ्योरी एक्सेप्टेड थी नहीं, मतलब आज के टाइम पे एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन उस टाइम उन्होंने दी थी, और उस टाइम के हिसाब से काफ़ी वो रेलेवेंट थी, क्योंकि उस टाइम कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अगला देखो, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स बैक डिड स्टार्स ओरिजिनेट? तुम्हारे स्टार्स कब ओरिजिनेट हुए थे? तो ये भी तुम्हारा फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें कुछ समझाना है नहीं। इसका आंसर है तुम्हारा बी। ठीक है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, आई होप तुम पॉज कर रहे हो, बस आंसर इसको एकदम स्टोरी जैसे नहीं सुन रहे हो, खुद से ट्राई कर रहे हो, तभी तुम्हारा वर्थ है ये देखने का, नहीं तो तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है इस चीज़ को देखने का। ठीक है, तो आई होप तुम देख रहे होगे खुद से। अगला देखो, तो इसका आंसर हो गया बी तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट? इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है? ठीक है, तो इनर प्लैनेट कौन कौन सा है तुम्हारे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ। ठीक है, फिर मार्स, दोनों एम से इसलिए ऐसे लिख लिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है तुम्हारा? इसमें से मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, अर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? जुपिटर तुम्हारा नहीं है। तुमको ऐसे भी पता है जुपिटर तुम्हारा सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया तुम्हारा, ये रहा जुपिटर, जो आउटर प्लैनेट में आता है। ठीक है, हाँ आगे देखो, बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी तुम्हारे? तो ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे। ठीक है, तो लेमेटर ने दी थी, मेरे को जितना याद है, हाँ, तो जॉर्जस लेमेटर ने दी थी तुम्हारी, तो ए हो गया इसका आंसर। अगर ये वाला तुमको डाउट लग रहा है, मुझे ये वाला आंसर डाउट लग रहा है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन गलत है तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना सही आंसर क्या है। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये वाला ऑप्शन था कि दूसरा ऑप्शन था, तो तुम इस चीज़ को चेक करके मुझे बताओगे नीचे। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ गैलेक्सीज? तुम्हारे गैलेक्सी का डायमीटर क्या होता है? ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि गैलेक्सी का डायमीटर कितना होता है, जब हम गैलेक्सीज को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ तुम ऐसे अपना कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये तुम्हारा 80,000 से 1500 लाइट ईयर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे किलोमीटर या फिर तुम्हारा ये मिलियन किलोमीटर दिया है तो इस पर कन्फ्यूज मत होना, ये लाइट ईयर्स तुम्हारी गैलेक्सी का साइज़ है, क्योंकि ये तुम्हारे अर्थ मून के बीच का साइज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया तुम्हारा। अब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है उसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, तुम्हारे स्टार्स का नंबर बढ़ रहा है क्या? ये यूनिवर्स का बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, डिस्कवरी ऑफ न्यू सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो ये तो नहीं हो सकता। तुमको ये समझ आ रहा है रोटेशन ऑफ प्लैनेट से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तुमको समझ आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टार्स, ऐसा कुछ है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा कि एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज में हमने बैलून वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ होता है। तो इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, जो तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं, जब बैलून फुलाते हो तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा तुम्हारा कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा बी होगा। देखो, लॉजिक तुम अपना लगा सकते हो, तुम्हारे लिए हो सकता है लॉजिक कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से ये चीज़ देख सकते हो। आगे देखो, द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज, तुम्हारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, जो स्मॉल प्लैनेट्स हो गए, तुम्हारे इनर प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, तो उनमें से ये स्टेटमेंट लिखे हैं, तो कौन सा तुम्हारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का नहीं है? ठीक है, देखो, दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन, तुम्हारे दूर लोकेशन में रहते हैं। ठीक है, बाकी भी पढ़ लो, फिर हम आंसर देखेंगे। दे हैव लो ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैस, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। ठीक है, तो उनकी डेंसिटी तो हाई होती है, चीज़ कंफर्म है। उनकी ग्रेविटेशनल पुल भी लो रहता है। ठीक है, तभी तो गैसेस को रोक नहीं पाए, ये हो गया। एस्केपिंग गैसेस को रोक नहीं पाए, ये हो गया। दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन, तो ये तो तुम्हारा सीधे सीधे गलत था, तुमको शुरू में ही समझ आ जाना चाहिए था। बस तुम्हारे समझने के लिए मैं एक बार पूरा पढ़ा। ठीक है, तो क्या चीज़ है तुम्हारा, जो तुमको याद होगा कि जो इनर प्लैनेट्स थे वो कहाँ होते हैं? सबसे पास में होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे इनर प्लैनेट्स हो गए या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, सबके यही है, बस अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, तुम्हारे इनर प्लैनेट्स हो गए, तो ये अंदर रहते हैं, तो ये डिस्टेंट लोकेशन में है क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन ये डिस्टेंट लोकेशन किस चीज़ से बात कर रहे हैं? तो हम बेसिकली जब भी ऐसे बात कर रहे हैं तो हम सन से बात करते हैं। ठीक है, कि सन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ए। अब असर्शन रीजनिंग देख लो भाई। अब असर्शन क्या बोल रहा है
लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मैंने तुमको बताया था ये तुम अभी चैप्टर में पहले कि तुम्हारी अर्थ कब बनी और अर्थ के बनने के बाद लाइफ कितनी टाइम बनी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लेना काम आएगा। तो यहीं पे काम आ रहा था वो। ठीक है, तो लाइफ तुम्हारे जब अर्थ बनी उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद बनी तुम्हारी लाइफ बनना चालू हुई। ठीक है, एक बेसिक तुम्हारे ऑर्गेनिक जो वो तुम्हारे शुरू के जो क्रीचर्स थे या फिर ऑर्गेनिज्म थे वो बनना चालू हुए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है तुम्हारा। अब रीज़न देखो, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। तो रीज़न सही है क्या? इसके पहले तो रीज़न यही बता रहा है कि इसके पहले क्यों नहीं बने, क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर ही नहीं था अर्थ पे। जब एटमॉस्फेयर बनेगा उसके बाद ही तो कोई सांस लेगा। अब मान लो एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कम से कम कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सांस तो लेगा, रिस्पायर तो करेगा। सांस लेना मतलब रिस्पायर करना, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, कुछ तो करेगा। तो सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। तो हाँ, रीज़न भी सही है तुम्हारा। एक्सप्लेंड है क्या करेक्टली? तो करेक्टली एक्सप्लेंड है कि 5 मिलियन ईयर्स अगो बात इसीलिए आई क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर था, यही चीज़ बता रहा है ये। तो इसका ऑप्शन है तुम्हारा ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अगला देखो, मैच द कॉलम। अच्छा, असम्पशन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कम हैं, तो अगर तुमको और चाहिए तो नेट पे ढूंढो, और अगर तुमको कहीं पे नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं खुद से कुछ क्वेश्चंस बना के तुम्हारे एक PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इसलिए तुम टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो यार एक बार एक लाइक कर देना। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन का एक सोर्स रहता है। ठीक है, आगे देखो, मैच द कॉलम। तो इस टाइप से भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक डेटा बेस्ड है। तुम इससे करके आखिरी में एक बार आंसर मैच कर सकते हो अपने से, और आंसर सही है कि गलत है तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, चांसेस है कि ये सही होगा। अगर तुमको लगता है गलत है तो मुझे तुम नीचे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, और ये टेबल की मैंने तुमको बात की थी शुरू में कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे इसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तुम्हारे NCERT से तुम खोल के देख सकना। ये जो एरा हो गया, एपॉन हो गया, पीरियड हो गया, एपोच हो गया, ये होते क्या हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ऐसा ही तुम्हारा एक और यहाँ पे टेबल है जिसमें तुम्हारा डिस्टेंस बताया है, डेंसिटी बताया है कि किसकी कैसी है। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमको ऐसे दे देंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो उसके हिसाब से तुमको मार्स, वीनस, अर्थ ऐसे बता देंगे। तो उसको तुमको अरेंज करना पड़ेगा कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, या फिर सबसे कम किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करूँ तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, तुम्हारे सामने बना रहा हूँ कि तुमको समझ आए कि तुमको ये टेबल क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, राइटिंग ख़राब है तो उसके लिए माफ़ करना। क्या चीज़ तुमको अरेंज करना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स इसके पास हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस सैटेलाइट्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, तो तुमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे वो किसके पास है। ठीक है, सैटेलाइट किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है तुम्हारे, वो आखिरी में आएगा। तो इस हिसाब से तुम अरेंज करोगे फिर तुम आंसर बताओगे। तो तुम कमेंट कर सकते हो मुझे। ठीक है, जस्ट तुमको बताने के लिए कि तुम्हारे इस टेबल से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैंने ये बताया क्योंकि तुम्हारा अरेंज करने टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, मैंने जस्ट तुमको एक एग्जांपल दिया कि कैसे आएगा। तो हाँ यार, इस चैप्टर के भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। कुछ और होंगे तो तुम दूसरे सोर्सेस से ढूंढ के कर सकते हो, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे। और मेरा ये मोटिव था कि तुम्हारे 15-20 मिनट, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट, इसमें तुम्हारा एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो हो जाएं। तो इस हिसाब से तुम्हारा ये चैप्टर हो गया यार। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, जो चीज़ नहीं समझ आए वो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।